तो टुडे वी आर स्टार्टिंग वेरी न्यू चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 6, रोटेशनल मोशन। वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज। और इसमें हमें कवर करने हैं 1 2 3 4 टॉपिक्स। और अगर कोई मुझसे पूछे, बच्चे शुरू में कहते हैं 4 भी उन्हें ज़्यादा लगते हैं टॉपिक, वैसे चैप्टर में बहुत सारे कंटेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ना आप लोगों को, वो ये वाला टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही, जिन्हें लगता है कि बिल्कुल उतना ही बता दो जो स्कूल में 4-5 क्वेश्चन आने हैं, तो ये दोनों आप स्किप कर सकते हो। उनके लिए जिनको सिर्फ ये वाले लास्ट में होता है ना, बड़ी आफत आ जाती है चैप्टर कैसे कवर करें, बट ये दो ध्यान से पढ़ने, हर टॉपिक पढ़ना है इन दोनों का, तो राइट। और ये एक टॉपिक नहीं है, ये पूरा कंटेंट है। सेंटर ऑफ मास के अंदर पूरी एनसीईआरटी भरी पड़ी है। सेंटर ऑफ मास सिर्फ हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। पहले आपको 4 बातें याद करनी पड़ेंगी, चारों के नाम याद करो, चारों के सिंबल्स याद कर लो। टॉर्क, आई थिंक आपने सुना भी होगा इससे पहले कभी भी। टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट, टाउ सिंबल होता है इसका। क्या सिंबल होता है? इंजन क्या लगाते हैं गाड़ी में? टॉर्क लगाते हैं। एक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ वो एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट है उसके अंदर एक, बोर का सेकंड पोस्टुलेट। जब कोई चीज घूमती है तो उसमें लीनियर मोमेंटम नहीं आता है, क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम आता है, उसका सिंबल एल होता है। एक लीनियर मोमेंटम भी होता है, पी, जो हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, बट इसमें आएगा एंगुलर मोमेंटम। चैप्टर पहली बात तो बेटा ये है रोटेशनल मोशन। इस वर्ड का मीनिंग तो समझ में आई गया वो तुम्हें? भाई चैप्टर ही रोटेशन है, तो सारी चीजें घुमाने वाली है ना। इस चैप्टर में कुछ भी पूछो ना क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे से करते रहा करो। कोई पूछे टॉर्क क्या होता है, उसके मुंह के आगे ऐसे हाथ रखकर बोलो ये एक्शन टॉर्क होता है ये। अरे सही में इसी एक्शन को टॉर्क कहते हैं। जैसे बॉटल की कैप खोलते हो आप, कैसे खोलते हो बॉटल की कैप? प्लास्टिक की बॉटल की कैप खोलनी है, कैसे खोलोगे? हाँ, ये एक्शन करोगे, दिस इज टॉर्क। समझ में आ गया? किसी चीज़ को टर्निंग इफेक्ट देना है आपको, तो टॉर्क लगानी पड़ती है। गाड़ी के इंजन की वैल्यू लिखी होती है, कितने टॉर्क का इंजन है। तो टॉर्क क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, पिस्टन होता है। पिस्टन क्या करेगा? आगे टॉर्क डिलीवर करेगा, तभी गाड़ी घूमेगी। पंखे में भी क्या होती है? हर वो चीज़ जो दुनिया में घूम रही है उसको टॉर्क चाहिए होगी। टॉर्क होता है टर्निंग फोर्स। चैप्टर का नाम क्या है? रोटेशन मोशन। तो रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? टॉर्क चाहिए होगी। मोमेंटम हम लीनियर वाला क्यों नहीं पढ़ रहे चैप्टर में? अबे नाम है चैप्टर का, हर चीज घुमाने वाली पढ़नी है चैप्टर में, इसलिए चैप्टर भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बोलो आपको बोलो हमें तो सर लीनियर मोशन ही समझ नहीं आया आज तक। 3 इक्वेशन बता था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा पता है, गुड, हाँ ठीक है। दूसरा जल्दी बताओ। बट ये इक्वेशन यहाँ काम नहीं कर सकती चैप्टर के अंदर। समझ में आ रही है मेरी? बहुत सारे कंसेप्ट भूल जाओ आप तुम, वो कुछ भी यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हर चीज़ अलग कंसेप्ट है। क्योंकि यहाँ लीनियर मोशन की बात ही नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज टर्निंग, रोटेशन। समझ में आ रहा है? तो नाम समझ में आ रहा है पार्टिकल का? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैसे घूमते हैं। हमारा पूरा सोलर सिस्टम देखा जाए तो इसी चैप्टर से स्टडी होगा। सोलर सिस्टम भी तो सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स ही है, और सारे के सारे क्या कर रहे हैं? वो रोटेट कर रहे हैं अराउंड अ सन। समझ में आ गया? फैन का इस कमरे में अगर एग्जांपल दूंगा तो किसका एग्जांपल दूंगा? फैन का दूंगा आप लोगों को बार बार, क्योंकि फैन इज हैविंग अ रोटेशनल मोशन इन दिस रूम। समझ में आ गया? तो इस फैन को पढ़ने का चैप्टर है पूरा ये, कि फैन जब मूव करेगा तो इसमें स्पीड कौन सी है? इसमें लीनियर स्पीड नहीं है, इसमें एंगुलर स्पीड है। क्या है? इसकी डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसके अंदर अगर मैं, गर्मी लग रही है मुझे, मैं इसका ये रेगुलेटर 1 नंबर और इंक्रीज करूंगा तो इसमें एंगुलर एक्सेलेशन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलेशन भी आ जाएगा। और इस पंखे के अंदर एक वो लगी होती है, कॉइल लगी हुई है, गरारी लगी हुई है इसके अंदर, तो टॉर्क लग रही है इस पंखे के अंदर। आपके घर में भी बेटा, जहाँ आप लाइव क्लास ले रहे हो वहाँ पंखा होगा घर में शायद, तो उसमें टॉर्क लग रही है तभी घूम रहे हो। समझ में आ गया? तो हर वो चीज़ जो घूम रही है उसमें टॉर्क लगती है। इंजन में भी टॉर्क लगती है, इंजन को घसीटा नहीं जाता, क्या लगती है उसमें? टॉर्क लगती है। एवरीथिंग, प्रोपेलर्स होते हैं बड़े बड़े, हर चीज़ जहाँ रोटेशन हो रहा है टॉर्क है। और तो और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ये आपके एटम चैप्टर के अंदर भी ये टर्म्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी रोटेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके अलाउंड तो करते 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 हैं भाई, स्पिन भी करते हैं वैसे, स्पिन नंबर भी होता है उनमें। तो वहां भी ये फॉर्मूले, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले एटम के अंदर भी काम करते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ चैप्टर के ऐसा ही है। चैप्टर पूरा गोल वाला, रोटेशन वाला चैप्टर है, नाम ही यही है, रोटेशन मोशन। ये सारा लिख लो ताकि आपको एक कहानी समझ में आ जाए कि 4 टॉपिक्स कवर करने हैं हमें इसके अंदर। समझ में आ गया? नाम याद हो गए टॉपिक्स के, सिंबल्स याद हो गए? हाँ बताओ कौन? हाँ 4 टॉपिक्स के नाम बताओ। ठीक है, पर ठीक है, सिंबल भी बताते रहो साथ साथ। सेंटर मास का सिंबल क्या था?
बेटा एक बार सिंबल याद कर लो, पता क्या होता है, सिंबल से तुम लोग फंस जाते हो। जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा, बड़ी बहुत गंदा चैप्टर है ये, तो आर लिखा होगा तो सेंटर ऑफ मास का सिंबल है वो, याद रहेगा आर। टाउ सिंबल, ये टाउ बोलते हैं इसको, ग्रीक अल्फाबेट है टाउ, बोलो ताऊ नहीं, ताऊ नहीं बोलना, टाउ बोलना है। टाउ इज अ सिंबल ऑफ टॉर्क, राइट। अगला लीनियर मोमेंटम का पी होता है, एंगुलर मोमेंटम का कैपिटल एल होता है। लास्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। आई करंट भी होता है, आपने 10th में आई करंट का सिंबल पढ़ा होगा, बट कैपिटल आई इस चैप्टर में किसका सिंबल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। पढ़ेंगे ना अभी, होते क्या है वो तो ढंग से पढ़ेंगे, आइडिया मिल गया 4 टर्म्स का आपको। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं ये। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ 7 टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी जो एनसीईआरटी में पूरे 2-3 पेज पे भरी हुई हैं। तो मैंने पॉइंट्स बना दिए, 7 टर्म्स पहले समझ लोगे तो चैप्टर आराम समझ में आ जाएगा। मतलब ये टर्म्स चैप्टर के बीच में बार बार काम आएंगी, ठीक है। ये टॉपिक्स नहीं है हमारे, ये वो हैं सम बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, राइट। नोट करो बेटा, खाली मत बैठो। पहली टर्म आ रही है, ये सिर्फ आप सुननी है बस, आपको एक एक लाइन लिखनी है इन सबके बारे में। रिजिड बॉडी क्या होती है, 1 मार्क कोई टॉपिक आ गया, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होती है, जैसे बेटा यहाँ पर पढ़ा है एक कॉटन, रुई। कॉटन पता नहीं क्या होती है, कॉटन इज पोरस, पोर्स होते हैं कॉटन के अंदर। बताओ बेटा कॉटन, और यहाँ पर रखा है एक, ये वो बच्चे खाते हैं वो जेली, अरे जेली क्या होता है ये, और एक रखा हुआ है ये स्टोन है। किसको अगर हम एक साथ फेंक दें, तीनों को हमने सेम स्पीड से फेंक दिया हवा में, किसकी डिफॉर्मिटी सबसे ज्यादा होगी हवा में जब ये जा रहा होगा तो? क्यों, कॉटन की क्यों नहीं होगी? अरे मतलब कौन सी चीज पूरे मोशन में अपनी शेप कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेगी? स्टोन। तो ऐसी चीज जो ड्यूरिंग द मोशन अपने आप को कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ना करे, ऐसी बॉडी को हम क्या बोल देते हैं, रिजिड बॉडी। तो स्टोन इज अ काइंड ऑफ रिजिड बॉडी। समझ में आ रहा है? मतलब जो ड्यूरिंग द मोशन, जैसे मैं मान लो कॉटन को ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, तो कॉटन के तो भाई पता चला वो सेंट्रीफ्यूगल से वो रुए रुए फैल गए, राइट। जेली को घुमा रहा हूं तो जेली अपनी शेप चेंज कर लेगी, लेकिन अगर मैं स्टोन को घुमा रहा हूं, स्टोन को घुमा रहा हूं, तो ड्यूरिंग द मोशन वो अपनी शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल आर टाइटली पैक्ड। आसान भाषा में समझ में आ गया। रिजिड का मतलब, अरे कैरेक्टर के बारे में नहीं बोलते लोग, ही इज वेरी रिजिड मैन। अरे वो आपने नहीं सुनते आप इस तरह के डायलॉग्स? रिजिड का मतलब होता है हम इसको 100 रुपये का ऑफर दे रहे थे, एमसीडी का कोई था बंदा, माना नहीं, फिर हमने 500 रुपये का, 500 ले ले काम कर दे, तब भी नहीं मान रहा। 1000 रुपये बोला तब भी नहीं मान रहा। 10,000 दिए तब भी कह रहा है नौकरी पे बात हो जाएगी, मैं नहीं लूंगा। तो ही इज़ वेरी रिजिड मैन, नहीं मान रहा ना, अपने आप को डिफॉर्म नहीं कर रहा वो। कई होते हैं 50 रुपये, चल एक चाय पिला दे, मैं काम, फाइल तेरी आगे बढ़ा तो वो फिर क्या थी, कॉटन थी वो, क्या थी वो, कॉटन या चैली थी। अरे समझ में आ गया? जो एक्सटर्नल फोर्स लगने पे अपने आप को डिफॉर्म ना करे, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बढ़िया एग्जांपल था ये तीनों का। तो स्टोन इज अ रिजिड बॉडी जिसके मॉलिक्यूल डिफॉर्म नहीं होते। क्लियर हो गया? ये टर्म्स 7 टर्म्स पढ़ लेना आप, इसमें कुछ नहीं है, जेली वाली ये सब छोड़ो। अच्छा, स्टोन भी परफेक्ट रिजिड नहीं है, तुम समझे नहीं अभी बात का मतलब। भाई स्टोन भी कभी ना कभी टूट सकता है। अरे किसी ने हथौड़ा ही मार दिया उसके ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स से टूट गया होगी। तो परफेक्ट रिजिड दुनिया में कुछ भी नहीं है। बट हाँ, इनके तीनों के कंपेरेटिवली हम बोलते हैं स्टोन इज मोर रिजिड। क्या वो 100% रिजिड है स्टोन? नहीं है ना। टूटने तो, जिसको तुम 10,000 का भी ऑफर दे रहे थे उसको ले 1 लाख रुपए ले यार, चल, चाहे छोटा सा ही काम हो, तो भाई कितना भी ईमानदार नहीं सोच में पड़ ही जाएगा यार, सही कह रहा है, एक फाइल ही तो आगे बढ़ानी है। समझ में आ गया? तो आपने वो तो डिफॉर्मिंग फोर्स पे डिपेंड करता है ना, कितनी दे रहे हो तुम उसको। वैसे दुनिया में बताओ सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस बच्चों कौन सा है? डायमंड। डायमंड एंड देन टंगस्टन एक आता है, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। डायमंड को आप डिफॉर्म नहीं कर पाओगे, डायमंड को डायमंड ही काट सकता है। जो डायमंड कटर्स होते हैं ना, मशीनें होती हैं, वो डायमंड्स की होती हैं। तो डायमंड को डायमंड क्या सुना होगा आपने शायद ये। तो डायमंड को आप हथौड़े से भी नहीं तोड़ सकते। अगर घर में डायमंड पड़ा है मम्मी के पास या किसी के पास है घर में, तो उनसे लेकर एक हैमर लेना और जोर से मारना उसके ऊपर। देखो नुकसान कुछ नहीं, अगर टूट गया तो डायमंड था ही नहीं, घर में खामा का संभाल रखा था तुमने और अगर वो नहीं टूटा और हैमर के अंदर वो आ गया, मतलब लोहे के अंदर बम्प आ गया और वो नहीं टूटा, तो बोलना कि संभाल लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया? क्योंकि आयरन जो है वो डायमंड को तोड़ ही नहीं सकता ना, पहली बात तो, क्योंकि आयरन तो कम रिजिड है, डायमंड इज मोर रिजिड। सिंपल टेस्ट बता रहा हूं तुम्हें, कभी चेक करना हो तो आज ही करोगे फिर ये। चलो समझ में आ गया बेटा, रिजिड बॉडी क्या होती है? एक लाइन लिख लो फटाफट। दोज बॉडीज विच डू नॉट डिफॉर्म देयर चेंज देयर शेप एंड साइज, दोज बॉडीज विच डू नॉट डिफॉर्म, ढंग से लिखो, ये आती है एग्जाम में आपकी डेफिनेशन।
वो अलग बात है बेटा, मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, बट दे आर मेन टॉपिक इन एनसीईआरटी, ठीक है। बट पॉइंट्स, ट्यूशन का मतलब है पॉइंट्स बना के दे दो बच्चों को, कम करके दे दो, फटाफट थ्योरी खत्म करें, ठीक है। क्या लिखा, दीज आर द बॉडीज विच डू नॉट डिफॉर्म देयर शेप एंड साइज बाई एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अप टू सम एक्सटेंट। ये बोलना जरूरी होता है अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर बॉडी डिफॉर्म हो ही जाती है। डायमंड भी टूट जाता है, किसने कहा डायमंड टूटता, बट डायमंड की कंप्रेसिंग मशीन ले आया तो टूट जाएगा भी, राइट। चलो अगला आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, आप ये चाहो तो 3 बॉडीज बना सकते हो, अगर इसमें से आप ये लिख सकते हो कि ये ज्यादा रिजिड है, ये कम रिजिड है, सही है। ऑर्डर समझ में आ गया इनका, स्टोन इज हाईएस्ट रिजिड, देन जेली, देन कॉटन इज द लीस्ट रिजिड। चलो अगला टॉपिक आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस का मतलब होता है, मान लेते हैं स्टोन है, ये स्टोन है, पत्थर है, पत्थर को मुझे ऐसे से घुमाना है, तो पहले मुझे उसकी ये चूज करनी पड़ेगी ना, बीच में एक, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको घुमाना है हमें, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ की भी तो होती है, लट्टू चलाना है आपको, वो लट्टू तो एक लकड़ी का बना होता है, उसमें कील नहीं डालनी पड़ती पहले बीच में, तो एक उसमें नेल डालनी पड़ेगी, नेल डालेंगे तो नेल क्या है उसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। पंखे की एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ कौन सी है, एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों में से बताओ, वाई है। ये जो बीच में स्टिक लगी होती है, वर्टिकल स्टिक लगी हुई है, वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पंखा घूम कैसे रहा है बताओ, नाम बताओ इस प्लेन का, जेई में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। पंखा घूम रहा है एक्स जेड प्लेन में, देखो समझो, ध्यान रखना जो मोशन होता है बॉडी का वो परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के साथ हमेशा। अरे मान लो ये कृष्ण भगवान जी की फिंगर है, मान लो बाहर का घूम रहा है, सुदर्शन चक्र घूम रहा है, मेरी फिंगर का नाम बताओ कौन सी एक्सिस है, ये वाई है, क्या ये, अरे वाई एक्सिस है, तो एक्सिस तो वाई है ना, फिंगर थोड़ा ना घूम रही, फिंगर तो एक्सिस है, लेकिन जो सुदर्शन चक्र है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो तो एक्स भी कवर कर रहा है, जेड भी कवर कर रहा है, तो एक्स जेड प्लेन, समझ में आ गया। अच्छा मान लो ऐसे टाइम पास करने के लिए उन्होंने फिंगर ऐसे कर दी, वैसे ही खड़े थे कहीं तो जेड एक्सिस तो होगी उनकी एक्सिस, क्या होगी, तो अब सुदर्शन चक्र का ऐसे घूमता रहेगा, मतलब फिंगर ऐसे कर दी तो यहाँ से निकल के यहाँ घूमना शुरू कर देगा ऊपर, नहीं ना। तो उसका अगर एक्सिस बदल दी हमने तो प्लेन ऑफ एक्सिस, प्लेन ऑफ रोटेशन भी चेंज हो गया। अगर ये बात तुम्हें शुरू में समझ में आ जाएगी तो भाई जल्दी समझ में आ जाएगा, वरना फंसोगे बहुत बुरे चैप्टर के अंदर, ये टर्म समझ में आ रही है सारी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्सिस जिसके अलोंग कोई भी बॉडी क्या करती है, अपने मॉलिक्यूल्स को रोटेट करती है। जैसे अर्थ का भी तो एक्सिस होता है, दिखाऊं क्या, अर्थ का एक्सिस कहाँ गया, अर्थ का भी तो एक एक्सिस होता है। या लट्टू ले लेते हैं, जैसे लट्टू है तो कोई भी आपने बॉल ले ली एक, बताओ ये बॉल अब ऐसे ऐसे टर्न करेगी, नाम बोलना है इस टर्निंग मोशन का, ये है एक्स जेड प्लेन। लेकिन ऐसे ऐसे घूमने के लिए इस बॉल को बीच में एक परपेंडिकुलर एक्सिस तो चाहिए थी, समझ में आ गया। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हो गया। क्या अर्थ के बीच में सही, मान लेते हैं हमारी अर्थ है ये, क्या बीच में कील काट रखी किसी ने, लट्टू अर्थ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल चीज ही हो, वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। आप एक बॉल ले लो, ऐसे बॉल लो, टेबल पे रख के ऐसे टॉक लगा दो, बॉल घूमना शुरू कर देगी, तो उसकी भी क्या बन गई, एक एक्सिस बन गई बीच में, तो जिसके लॉन्ग घूम रही है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो उसका प्लेन होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वाई छोड़कर बाकी दोनों नाम बताओ, 3 में से एक्स और जेड, तो या ये याद करने का बढ़िया तरीका दे रहा हूं तुम्हें मैं, यही वाली बॉल, सेम बॉल मान लेते हैं, अब हमें ऐसे ऐसे घुमानी है भाई, सही है, मैं ऐसे ऐसे घुमानी है, तो एक्सिस क्या अब मैं ऐसी चूज करूं क्या, तो एक्सिस भी तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, सही है। तो ये क्या हो गया, वाई एक्स नहीं, अब ये एक्सिस हो गई एक्स, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज किसके लॉन्ग, एक्स। अब ये जो प्लेन बन रहा है इसका, ये वाला मोशन, एक्स छोड़कर बाकी दोनों के नाम बताओ, वाई जेड प्लेन, इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन। एक होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक होता है प्लेन ऑफ रोटेशन। कृष्ण भगवान जी की फिंगर को याद करो, ये फिंगर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन जो सुदर्शन चक्र घूम रहा है वो क्या है, प्लेन ऑफ रोटेशन। और प्लेन ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हो गया। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये जो प्लेन है वो इसके साथ कितने एंगल पे है, 90 पे है, और ये पूरा प्लेन जो है जब इंटरसेक्ट करेगा कितने एंगल पे करेगा, 90 पे करेगा। समझ में आ गया प्लेन ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है। एक लाइन लिख लो फटाफट,
इसी टर्म में सेकेंड टॉपिक में इसको कवर करने के लिए एक लाइन लिख लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखो, इज द एक्सिस अराउंड विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, axis of rotation is an axis around which all the particles of a rigid body, सारे पार्टिकल किसके, रिजिड बॉडी के, रोटेट्स, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, all the particles of a rigid body rotates mutually perpendicular, mutually perpendicular plane, रोटेट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। ऑन एक वर्ड लगा दो ताकि इंग्लिश प्रॉपर हो जाए, ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, सही है। ये लास्ट की लाइन समझ में आई किसी को? एक्सिस अगर वाई के लॉन्ग है तो उसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, एक्स जेड ही होगा। अगर एक्सिस जेड के लॉन्ग है तो एक्स वाई होगा, अगर एक्सिस ही एक्स के लॉन्ग है तो वाई जेड होगा। समझ में आ गया? तो उस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ गया? अगला आ रहा है ट्रांसलेटरी मोशन। ये मुझसे कोई टेस्ट में पूछ रहा था, एक टेस्ट में एक वर्ड था ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी का मोशन कुछ नहीं होता, टाइम पास टॉपिक है ये, लिख लो इसके आगे। ट्रांसलेटरी असल में लीनियर मोशन का ही नाम है। किसका नाम है? लीनियर मोशन का। तो लीनियर मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। कोई भी चीज़ जो सीधी आ रही है विदाउट एनी टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्लेन के ऊपर या इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। ये बताओ ये बॉक्स बेटा रोल करेगा कि स्लाइड करेगा? स्लाइड करेगा। एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है एक। अब इसके अंदर एक पार्टिकल यहाँ पर है, देखो m1 पार्टिकल, देखो एक पार्टिकल यहाँ ले लिया हमने m1, एक पार्टिकल यहाँ ले लिया m2। m1 भी इधर आ रहा होगा, m2 भी इधर ही आ रहा होगा। तो दोनों की वेलोसिटी क्या है? स्ट्रेट ही है। तो पूरा ब्लॉक जब नीचे आएगा तो इसके अंदर जितने ही पार्टिकल होंगे दे ऑल विल स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम। एक कार जा रही है रोड पे, एक फैमिली कहीं घूमने जा रही है, तो ये तो यानी कि पापा कहीं और जा रहे हैं, मम्मी कहीं और जा रही है, बच्चे कहीं और जा रहे हैं, एक ही कार में बैठे हुए। अरे कार एक ही है, जब सिस्टम एक ही है तो ये तो है नहीं कि एक नैनीताल जा रहे हैं, एक शिमला जा रहे हैं, रास्ते से कूद कूद के कह रहे नहीं हम हरिद्वार जाएंगे। तो जब कार एक ही है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे ऑल विल गो इन द सेम डायरेक्शन। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। लिख लो, इट इज द लीनियर मोशन इन विच, ट्रांसलेटरी का नाम लीनियर मोशन ही है, इन विच, जल्दी से एक एक लाइन लिख दो सबके बारे में, इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द, जल्दी बोलो, ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। रोटेशनल में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सीखो जरा ये बात। देखो रोटेशनल में ऐसा क्यों नहीं होता? कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? जब ये पार्टिकल यहां था बेटा तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, जब ये पार्टिकल इधर आएगा तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, जब ये पार्टिकल यहां आएगा तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, जब ये पार्टिकल इधर होगा तो टेंजेंट ऐसे बनेगी। अब आप मुझे ये बताओ, v1 v2 v3 v4, क्या ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन दिस मोशन? तो ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि बॉल अगर मान लो ऐसे रोटेट कर रही है, जब पार्टिकल यहां थे तो अंदर की तरफ आ रहे थे, जब इधर आए तो इधर जा रहे थे, जब इधर आए तो बाहर की तरफ आ रहे थे। तो ऑल द पार्टिकल्स वर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। और अगर ये सारे पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है, इसके अंदर ये 2 3 4, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जाएगा, ये भी इधर ही जाएगा, ये वाला भी इधर ही जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ब्लॉक, बताओ मोशन किस तरफ है ब्लॉक का? आगे। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें ऑल द वी, जैसे यहां देखो ना, v1 v2 v3 एंड v4, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें ऑल द मोशन आर इन द सेम डायरेक्शन, ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अंडरस्टूड है? वो तो जब ब्लॉक आगे जाएगा तो पार्टिकल सारे आगे जाएंगे। और इसमें लेकिन पार्टिकल तो वही है, बॉल तो वही है, लेकिन हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। हमारा चैप्टर उसके ऊपर नहीं है ये वाला, बस पता होना चाहिए आपको ऐसे मोशन भी होते हैं जो आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, राइट? वो सीधे मोशन थे। इस चैप्टर में हम टेढ़े मोशन पढ़ेंगे। तो यहाँ हम सीधे बंदों से डील नहीं कर रहे, इस चैप्टर में हम किससे डील कर रहे हैं? हर पॉइंट पे जो अपनी डायरेक्शन क्या कर रहे हैं? चेंज। इसलिए चैप्टर मुश्किल है। तो ये टर्म समझ में आ रही है आपको सारी? रोटेशन मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, और क्या था पहला, और रिजिड बॉडीज क्या होती है, राइट? फटाफट लिखो अब इसके बारे में, रोटेशन मोशन के बारे में। इन दिस मोशन ऑल द पार्टिकल्स चेंजेस देयर डायरेक्शन
रोटेशनल में लिखो इन दिस मोशन ऑल द पार्ट, जल्दी करो बेटा, ये मेन टॉपिक नहीं है, ये तो बस नाम बार बार रिपीट होंगे चैप्टर में, टॉपिक तो शुरू नहीं हुआ अभी। मेन टॉपिक क्या है चैप्टर का? पहला सेंटर ऑफ मास, 4 टॉपिक है ना चैप्टर में, तो ये तो उनकी तैयारी चल रही है अभी, ठीक है, कि वो जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इनमें से कोई टर्म आएगी तो ऐसे मत देखना कि ये क्या बता दिया आपने, पाइवोट क्या हो गया, तो पहले सीख लो इन वर्ड्स का मतलब क्या है। ये टर्म्स तो हर टॉपिक में काम आएंगे आपके, राइट। लिख लिया। रोटेशन मोशन क्या होता है? दिस इज अ मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर चेंजेस देयर डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, चेंजेस देयर डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अराउंड द, जो ये लाइन पूरी करेगा, दिल से पढ़ रहा है, अराउंड द, सारे पार्टिकल किसके अराउंड घूम रहे थे, बीच में क्या होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लिखना जरूरी होता है ना। सन, वैसे बताना बेटा, सोलर सिस्टम की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां से पास हो रही होगी तुम्हारे हिसाब से? सन से, क्योंकि सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, तो वहीं से पास हो रही होगी वो। अगर हम पूरे सोलर सिस्टम को एक सिस्टम मान लें, सिस्टम तो है ही वो, तो सन की एक्सिस होगी ना, जिसके अराउंड सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। क्या हर प्लेनेट की स्पीड सेम है? क्या हर प्लेनेट की डायरेक्शन सेम है? नहीं, कोई मरकरी हो सकता आगे जा रहा हो, इधर हो, अर्थ अभी यहाँ पर है, जुपिटर पीछे है, तो हर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज। तो पूरा सोलर सिस्टम का जो मोशन है दैट इज नॉट अ ट्रांसलेटरी मोशन। कैसा मोशन है वो? एक रोटेशनल मोशन है। अरे बेसिक बातें समझ में आ रही चैप्टर की, आगे बढ़े। ये भी हो गया रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, अगला टॉपिक आ रहा है, 5th टॉपिक, रोलिंग मोशन। अच्छा ये बताओ, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, बना ऐसे समझो, और मैंने यहाँ पे एक डिब्बा ना रखकर एक बॉल रखी होती तो क्या होता बच्चों? अब रोलिंग में क्या फर्क होता है? रोलिंग में बताओ, ये वाला मोशन तो हो ही रहा है, रोटेशनल तो हो ही रहा है, क्या हो रहा है? और इसको छोड़ो ना, गाड़ी का जो पहिया होता है, रोड पे जो कार जा रही है, तो गाड़ी का जो पहिया है वो रोल ही तो करता है रोड के ऊपर, क्योंकि आप पहिए को भी ध्यान दोगे तो उसमें ये मोशन भी है। बताओ ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन भी है उसमें। अगर ये कीचड़ फंस गया होता, कहीं मान लो पानी था, दलदल थी, वहां फंस गया पहिया, ये फिर तो रोल ही होता रहेगा, फिर तो नहीं, फिर ये रोटेट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? रोटेट होता रहेगा। बट क्या ये पहिया एक ही जगह पे घूमता रहता है गाड़ी का? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन हो रहा होता है। क्या लगता होता है यहाँ पर? फ्रिक्शन है ना रोड और टायर के बीच में, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप होती है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स उसको अटकाती है, और उससे ये वाला मोशन भी डेवलप होता है। बताओ फिर लीनियर, ट्रांसलेटरी, हाँ कहते हैं, लेकिन आपको यही बोलना है, ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। तो देखा जाए तो अब इस पहिए में दोनों मोशन का कॉम्बो हो गया। कौन से दोनों मोशन कॉम्बो हो गया? रोटेशनल मोशन का और ट्रांसलेटरी मोशन का। तो जिनमें कॉम्बो ऑफर चलता है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। अरे कोई है बच्चा आप में से जो डिफाइन कर देगा इस बॉक्स को पढ़ने के बाद व्हाट इज रोलिंग मोशन? अरे बोलो। रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। इससे आसान तरीका है पढ़ाने को भी। समझ में आ रहा है? दोनों मोशन अगर एक साथ हो रहे हैं, कहीं पर रोल भी हो रही है वो चीज़ और आगे भी जा रही है, तो क्या नहीं, रोटेट भी हो रही है। एक तो ये बड़ी दिक्कत है बेटा, एक वर्ड है रोटेशन, एक वर्ड है रोलिंग, फर्क है दोनों में। पंखा क्या है? कॉन्फिडेंस से आंसर दो। एक फैन मूव कर रहा है छत के साथ लगा हुआ, क्या है ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, रोल नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है बस। कृष्ण भगवान जी के का जो सुदर्शन चक्र था वो क्या कर रहा है? क्या है? रोटेट कर रहा है, रोल नहीं कर रहा वो। समझ में आ गया? और रोलिंग तो गाड़ी के पहिए में होगी ना, क्योंकि वो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। एक बॉल है इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है, बताओ क्या कौन सा मोशन है वो? हाँ वो। और अगर एक बॉक्स रखा हुआ है तो ट्रांसलेटरी है। समझ में आ गया? ये बना लो, डायग्राम बना लिया करो, कॉन्फिडेंस आता है इससे, कि रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, पूरा लिख देना, एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन, या लाइन लिख दी तो काफी, अगर आपको समझ में आ रही है तो, राइट। डायग्राम डालोगे तो अच्छा है, गुड फॉर यू। क्या गाड़ी के पहिए में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है? हो सकता है। जब लोग ड्रिफ्ट करते हैं, हाँ ड्रिफ्ट जब करते हैं लोग, है ना, ड्रिफ्ट, अरे ब्रेक भी लगाते हैं और एक्सीलेटर भी दबाते हैं, तो गाड़ी का पहिया क्या करता है? वो ड्रिफ्ट करता है। समझ में आ गया? ड्रिफ्ट हो सकती है। ड्यूरिंग द ड्रिफ्टिंग ओनली विच काइंड ऑफ मोशन इज देयर? ट्रांसलेटरी। समझ में आ गया? गाड़ी का पहिया के फंस गया, मान लो कहीं गड्ढे वड्ढे फंस गया, कीचड़ फंस गया, वहीं घूम रहा है, तो ओनली रोटेशनल मोशन इज देयर। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप कभी गाड़ी लेकर ना, कोई थार स्कॉर्पियो वगैरह लेके हिल स्टेशन जाना है, बर्फ पड़ी हो, तो वहाँ गाड़ी चलती नहीं है,
है ना, वो अपने आप या तो स्लाइड होती रहेगी, एक चलाओगे तो टायर वहीं स्लाइड होता रहेगा, बर्फ़ को पानी बनाता रहेगा और वहीं घूमता रहेगा। हाँ हाँ, तो घूमता ही रहेगा वो। और तो आपने देखा होगा वहाँ के जो व्हीकल्स होते हैं, शायद कभी तुम जाओ वहाँ पर, तो पूरे एक पहिए पे चेन बांधी होती है, मोटी मोटी चेन्स बांधी होती है। चेन आर टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ताकि उनका रोलिंग मोशन हो सके। अरे समझ में आ रही है बातें? ये बढ़िया टॉपिक है। अभी तो खैर, तो ये था आपका रोलिंग मोशन। नोट कर लिया बेटा, ये टॉपिक भी कवर हो गया। जल्दी से करते हैं प्रिसीशन एंड पाइवोट। पहले प्रिसीशन कर लेते हैं। यार नहीं, पहले उल्टा लिख दिया, पहले पाइवोट लिख लो, या पाइवोट समझाए तो। पाइवोट का मतलब कुछ नहीं है। पाइवोट का मतलब है, मान लेते हैं देयर इज अ वॉच, ये मान लो आवर की नीडल है, ये मिनट की नीडल है, और ये सेकंड की नीडल है, ठीक है। नहीं, ये आर की, मिनट की है। कितने बज रहे हैं? अब तुम्हें घड़ी नहीं देखनी आती, कैसे बच्चे हो तुम लोग यार। ये आर की नीडल है, ये मिनट की नीडल है, और ये सेकंड की नीडल है। हाँ, दो के हाँ 2 बज रहे हैं, ठीक है। घड़ी देखना नहीं सिखा रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ घड़ी की जो नीडल्स हैं सारी की सारी, उनमें कौन सा मोशन है बच्चों? तीनों में से बताओ ना। रोलिंग है, रोटेशन है, कि ट्रांसलेटरी है? कौन सा है? कॉन्फिडेंस से बोलो सब। हाँ, रोटेशन है। ट्रांसलेटरी तो नहीं होता इसमें कभी भी मोशन। अरे घड़ी की नीडल में ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है? नहीं है। क्या घड़ी में रोलिंग मोशन पॉसिबल है? चलो, अभी कौन सा मोशन है ये? रोटेशनल है। लेकिन घड़ी की सुइयां इसलिए मूव हो पा रही हैं क्योंकि तुमने यहाँ पर तीनों की सुइयों का एक कॉमन बेस है। दिख रहा है यहाँ पे तीनों सुइयां अटका रखी हैं। तो जो इन सब का एक कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ एक्सिस के साथ टच कर रही है सारी ये, अरे यहाँ पर इसको अटका रखा है ना, मतलब एक फिक्स पॉइंट है। तो इसी फिक्स पॉइंट को पाइवोट बोलते हैं, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। पूरे सोलर सिस्टम का पाइवोट बताओ कहाँ पर है? सन के पास है। अगर सन ही खिसक गया वहाँ से, सन का पाइवोट ही किसी ने खिसक गया, सन कहने लगा नहीं मैं किसी और गैलेक्सी में जा रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो अर्थ, ये जुपिटर, मार्स से क्या होगा? हाँ सही है, सही कह रही है। वो कह रहा है ऐसे, मान लो ये एल्बो आपकी पाइवोट ही तो है, इसको सही में पाइवोट जॉइंट ही कहते हैं इसको, है ना। तो इसकी ऐसे ऐसे मूव कराओगे, बट ये तो फिक्स है ना। तो एनीथिंग आप अगर यहाँ फिंगर्स का देख रहे हो तो ये वाली चीज़ फिक्स है, तो यहाँ से पाइवोटेड है फिंगर। सिर्फ अगर आप, अरे छोड़, समझ में आ गया? तो एवरीथिंग जो एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, उसके अलोंग वो चीज़ रिवॉल्व या रोटेट कर सकती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पाइवोट। एनीथिंग, जैसे मैं अब फैन का पाइवोट बताओ कहाँ पर है? फैन बीच में फिक्स है। अरे फिक्स है ना फैन, जहाँ पर उसकी एक्सिस है, वहाँ जहाँ एक्सिस है, जहाँ इसका वो ड्रम है, वहाँ फिक्स है वो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पाइवोट। क्लियर हो गया? अब ये तो हो गया पाइवोट। लेकिन अगर यही होता एक टेबल फैन होता, मान लेते हैं एक टेबल फैन है, देयर इज अ टेबल फैन। टेबल फैन का पाइवोट बताओ कहाँ पर है? मान लेते हैं टेबल फैन है, ये रहा। अरे पाइवोट ही है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पाइवोट। टेबल फैन है, सामने से हवा आ रही है। लेकिन ऐसे फैन भी होते हैं, अब इसकी एक लाइन है, इसकी एक्सिस बताओ कहाँ पर है? वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस टेबल फैन? जेड एक्सिस, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जेड के लॉन्ग है ना। टेबल फैन का नाम पूछूं मैं तो आप लोग बोलोगे ये तो सर उसका है, हेवल्स कंपनी का है, उषा कंपनी का है। टेबल फैन का नाम जब मैं पूछूंगा तो आप लोग साइंटिफिक आंसर दोगे, आप बोलोगे एक्स वाई प्लेन। भाई ऐसे घूम रहा है ना ये, या ऐसे घूमेगा, तो या तो वाई के लॉन्ग घूमेगा या एक्स के, जेड के लॉन्ग घूमेगा। क्या मुंह पे उड़ने लगेगा ऐसे आगे बाहर की तरफ? वो तो हवा फेंक रहा है बाहर की तरफ, तो घूम तो एक्स और वाई प्लेन पे रहा है वो। तो इसकी एक्सिस यहाँ होगी ना बीच में, जहाँ पाइवोट है ऐसे। पाइवोट तो जस्ट एक पॉइंट है, बट इसकी एक्सिस ऐसी आ रही है बाहर की तरफ, ये जेड एक्सिस है। समझ में आ गया? जेड के लॉन्ग क्या कर रही है? तो अच्छा, अगर लेकिन कुछ ऐसे टेबल फैन भी होते हैं जो अपना पाइवोट, अपना प्रिसीशन घूमते घूमते महंगे होते हैं थोड़े से, उनमें क्या होता है हवा जो है इधर से उधर चली जाती है, मतलब दे कैन टर्न द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो उस कंसेप्ट को कहते हैं प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब होता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पाइवोट के रिस्पेक्टिव क्या कर रही हो, बार बार मूव कर रही हो। हाँ, वो जो शादी में लगे होते हैं, बड़ी पंडाल में लगे होते हैं, तो वो जो इधर उधर हवा फेंक रहे होते हैं। अच्छा वो छोड़ो, आप अगर मान लो कृष्ण भगवान जी की फिंगर है, ये क्या है बाहर? सुदर्शन चक्र है। फिंगर का नाम बताओ, सुदर्शन चक्र का नाम बताओ। वाई एक्सिस है, इसका नाम एक्स और जेड प्लेन हो गया। जहां ये फिंगर टच कर रही थी सेंटर पे, वो पाइवोट हो गया।
अब ऐसे किसी को डराने के लिए ना उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो देखो क्या कर रहे हो, पाइवोट तो वही है लेकिन एक्सिस को क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज प्रिसिशन। मैं लट्टू चलाया होगा, लट्टू सीधा चलते 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 ऐसे घूम के टेढ़ा हो गया, तो प्रिसिशन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्रिसिशन कहते हैं। पाइवोट तो वही है, कील तो वही है अभी भी उसकी, बट एक्सिस क्या होगी, टिल्ट होगी। अर्थ के अंदर भी यही है, अर्थ भी सीधी नहीं घूमती, अर्थ भी थोड़ी टिल्ट होकर घूम रही है। अगर आप कभी अर्थ का कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो अर्थ सीधी नहीं घूम रही है, और अर्थ जो है वो धीरे धीरे टिल्ट हो रही है ऐसे करें। तो प्रिसिशन हमारी अर्थ के अंदर भी है, हमारी अर्थ भी टिल्ट हो चुकी है और 20 डिग्री के आसपास टिल्ट हो चुकी है, जो खतरे की बात है। साइंटिस्ट मानते हैं जब से अर्थ बनी है, और जिस दिन 90 डिग्री हो गया उस दिन सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी अर्थ पे, और सामने कौन है, सन। तो ठंड से नहीं मरेंगे, जल के मरेंगे। समझ में आ गया? अभी एंगल 20 डिग्री तक आ चुका है, आप पढ़ोगे 12th क्लास में, चैप्टर है पूरा, मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है इसके अंदर। चलो खैर, समझ में आ गया प्रिसिशन क्या होता है, पाइवोट क्या होता है। लिखो इसके बारे में, जल्दी करो बेटा, नोट्स बना लो। पहले आप लिख लो पाइवोट के बारे में लिख लो। इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू, बताना एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट है किसके साथ, प्लेन ऑफ रोटेशन के साथ। ध्यान से नोट करना है इस लाइन को। इट इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द प्लेन ऑफ रोटेशन, विद द प्लेन ऑफ रोटेशन। बेटा नाम कम से कम याद कर लेना, चाहे समझ में ना भी आ रहे हो टॉपिक तुम्हें, ये नाम बार बार हर टॉपिक में रिपीट हो रहे होंगे। पाइवोट तो बार बार, ये सर मत कोई लाना पाइवोट फिर आ गया सर, बार बार नाम आ रहा है, तो पता चल रहा है पाइवोट क्या होता है, फिक्स पॉइंट है वो। ठीक है, प्रिसिशन जल्दी करेंगे। प्रिसिशन क्या होता है, चेंजिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एम आई राइट, चेंजिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रिसिशन का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पाइवोट, विद रिस्पेक्ट टू पाइवोट, चेंजिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पाइवोट। जो ध्यान से पढ़ रहा है बच्चा, एक काम करते हैं, मैं आपसे एक एग्जांपल दूंगा, कभी नहीं भूलोगे आप। आपके घर में एक सीलिंग फैन होगा चल रहा है यहाँ पर, इसमें बताओ पाइवोट है या प्रिसिशन है? पाइवोट तो है इसमें, वेरी गुड। फिर क्या नहीं है इसमें? प्रिसिशन नहीं है इस फैन के अंदर, वेरी गुड। क्यों नहीं है प्रिसिशन? क्योंकि ये टिल्ट नहीं हो रहा है, इसकी एक्सिस फिक्स है। देखो बीच में जो वाई एक्सिस फिक्स है वो। अगली बार मान लो आप आओगे, मैं ऐसा फैन लगा दूंगा जो ऐसे से हवा फेंक रहा होगा, ऑसिलेटिंग फैन लगा दूंगा एक। समझ में आ गया? सीलिंग फैन ही होगा लेकिन वो ऑसिलेटिंग होगा, तो आप समझ जाना कि उसमें सर ने प्रिसिशन और ऐड कर दिया। अभी इससे बड़ी एग्जांपल समझ में आ गया क्या होता है सारा ये। आगे बढ़े, ये मेन टॉपिक नहीं है, आई डोंट थिंक कि कोई आपसे पूछेगा स्कूल में इनके बारे में, बट इनके बारे में पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर। मेन टॉपिक स्टार्ट करें। चलो मेन टॉपिक आ रहा है अब आपका ये सेंटर ऑफ मास। याद है हमारा फर्स्ट टॉपिक यही था, सेंटर ऑफ मास। दैट्स अवर मेन टॉपिक। यहां से हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। सेंटर ऑफ मास पूरा लिखेंगे, सिंबल होता है इसका आर, एंड अनफॉर्चुनेटली आर इज अ वेक्टर। अनफॉर्चुनेटली इससे कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ वेक्टर आते हैं बड़ा गंदा टॉपिक होता है, वहाँ डायरेक्शन भी पढ़नी पड़ती है हमें उसकी, तो पोजीशन वेक्टर है वो एक। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज अ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर लगाना आर के ऊपर एक। ठीक है, अब अपने नोट्स कर दो कुछ देर के लिए बंद, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, आई होप आप समझ जाओगे। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है, एक रॉड है मेरे पास, बेटा बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नोट्स नहीं बनाए हुए साथ साथ मेरे। एक रॉड पड़ी है टेबल पे, कोई भी रॉड पड़ी है, इसको एक ऐसे रॉड पड़ी है, ठीक है। तो एक रॉड है और हमें इसको आगे धक्का मार के चलाना है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रॉड हो सकती है, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म ही हो, इट कैन बी अ वुडन पीस और वट एवर। अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ से फोर्स लगानी है। तो मैंने अगर यहाँ से फोर्स लगाई बच्चों तो क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या ये रॉड स्ट्रेट आगे जाएगी? मैं अगर इस रॉड को यहाँ से पुल कर रहा हूँ, देखो इस पॉइंट से धक्का मार रहा हूँ, क्या होता टेढ़ी हो जाए? तो ये तो सेंटर ऑफ मास नहीं है ना इसका, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास नहीं है इसका। इट हैज टू बी अ पॉइंट जहाँ फोर्स लगाने से पूरी की पूरी रॉड एज वन बॉडी सीधी आगे जाए, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन आए। कौन सा मोशन आए? ट्रांसलेटरी। अभी बताओ क्या आपको लगता है यहाँ सेंटर ऑफ मास है कि नहीं है? नहीं है। कैसे पता चला आपको ये सेंटर ऑफ मास नहीं है इसका? टिल्ट हो रही है, रोटेशनल मोशन नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? ट्रांसलेटरी मोशन चाहिए। फिर मुझे लगा नहीं, मजा नहीं आया, तो मैंने ये फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी इसके सामने कर दी, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ मैं। क्या ये सेंटर ऑफ मास है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी फोर्स लगा रहा हूँ, मे बी ये रॉड टिल्ट हो रही है, तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है जिसके सामने फोर्स लगाकर ये पूरा पेन सीधा आगे जाए। समझ में आ गया? तो वो हाइपोथेटिकल जो पॉइंट होगा उसके ऊपर हम मान सकते हैं कि पूरे पेन का मास इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड।
क्योंकि बॉडी तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो हमें एक ऐसा सेंटर पॉइंट ढूंढना होता है जिसके अंदर सारी बॉडी का मास क्या है, सेड टू बी कंसेंट्रेटेड, दैट हाइपोथेटिकल पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ। हाइपोथेटिकल इसलिए, क्या इस पेन का मास यहाँ नहीं है मास तो यहाँ भी है, बट हम मान लेते हैं कि पूरी बॉडी का मास अगर एक ही पॉइंट के ऊपर होता तो इस पॉइंट के ऊपर होता। सही में आ रहा कुछ कुछ, नाम में आंसर है, नाम क्या टॉपिक का, सेंटर ऑफ मास। अगला, अच्छा अब मुझे लगा यहाँ पर कहीं हो सकता है, बताओ पॉसिबिलिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप मान लो इसको यहाँ से पुल करोगे, देखो यहाँ से, तो क्या होता है, ऐसे टिल्ट हो जाए। क्या हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पूरा पेन एज अ होल बॉडी पूरा आगे जाए, विदाउट दिस एंड दिस, डांस ना करे ऐसे से, सीधा जाए। समझ में आ गया? दैट हाइपोथेटिकल पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ। आसान भाषा समझ में आ गया? तो कहाँ होगा बताओ ना, बता क्यों दे रहे हो तुम लोग? फिर बीच में होंगे, ले इसका बीच में होगा, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूरिनिया सेंटर भी होगा। अब ये बेटा एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होगी ना, अब इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, यहाँ वेट कम हो गया, ऊपर वेट ज्यादा हो गया, तो अभी मिड, मतलब जरूरी नहीं हर बार वो मिड पॉइंट भी हो। समझ में आ रही है मेरी बात? ये है, तो उसको ढूंढना होगा। अभी तो बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हुए, तभी किसी से पूछना है चैप्टर कैसा है, राइट? तो पूरा चैप्टर आपको समझना ही पड़ेगा। ये बताओ यहाँ हो सकता है? अभी चलो पहले वाली कंप्लीट कर लेते हैं, आप डरो मत, अभी पहले वाला पूरा ही था वो, पहले उसी रॉड को ले लेते हैं ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कहीं होगा, राइट? अगर हम यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लगाएं तो हो सकता है ये पूरी की पूरी रॉड एज वन आगे जाए, और इसमें कौन सा मोशन हो जाए बच्चों? ट्रांसलेटरी मोशन हो जाए। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जिसमें ऑल द पार्टिकल शुड मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सीएम, सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फोर्स लगा के द होल बॉडी विल मूव एज वन पार्टिकल। अब कितनी भी बड़ी बॉडी क्यों ना हो, तो हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसी पे फोर्स लगती है सारी। ये बड़ी बड़ी कार्स जो होती हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, सबसे काम का कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास। वो खराब हो गया तो पूरी कार अनस्टेबल हो जाएगी, उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होगी, चलेगी नहीं आगे फ्यूचर में, राइट? तो सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करने के तरीके भी आने चाहिए हमें। जैसे अभी तो ये सेंटर ऑफ मास है, हाइपोथेटिकल पॉइंट है। एक और एग्जांपल पूछता हूँ आपसे, कुछ भी नोट्स मत बनाना अभी आप। मान लेते हैं कि ये एक मेरे पास वेट है, अरे और इसको बड़ा कर देते हैं, क्या है, एक वेट है। तो ऐसा एक वेट है, कोई प्लेट है, ये प्लेट है 10 kg की, अरे कोई वेट है 10 kg का, अरे कोई, अब समझ जाओ ना कि 10 kg है कोई मास। बताओ बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? अरे वैसे ही लोहे का एक पीस पड़ा हुआ है 10 kg का, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सेंटर भी होगा, अंडरस्टूड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सेंटर भी होगा। इसमें क्या सोच रहे हो तुम? सेंटर भी होगा ना, यही होगा। अगर यहाँ से धक्का लगाओगे क्या होता है? टिल्ट हो जाए, यहाँ से लगाओगे उधर टिल्ट हो जाए, तो इस हैज़ टू बी एट द वेरी सेंटर, राइट? अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास इतनी ही बड़ी 10 kg की ही एक प्लेट और है, अब आती है दिक्कत। ये 10 kg की एक प्लेट है और बीच में मेरे पास है एक रॉड, जो लोग जिम करते हैं उन्हें पता होगा, अच्छा डंबल है, सॉरी, ठीक है, डंबल है। यहाँ 10 kg है, वहाँ 10 kg है। बेटा कहाँ से उठाओगे कि सीधा उठेगा ऊपर? किस तरफ से उठाना पड़ेगा ताकि दोनों सिस्टम एक साथ उठे ऊपर? क्या आप यहाँ से उठाओगे इसको? तो यहाँ से अगर मैं उठा के इसको पुल करूंगा तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, अरे टिल्ट हो जाएगा। यहाँ से उठाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ रही है बात यहाँ पर? तो ये इस तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? सेंटर पे होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये रॉड हटा दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर ये रॉड नहीं भी होती, अरे मान लो ये रॉड यहाँ नहीं है, तो भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर है जहां पहले सोच रहे थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जहां आप सेंटर ऑफ मास कह रहे हो वहां तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा। क्या इसके बीच में होगा? सिर्फ इस वाले डंबल का, इस वाले वेट का यहाँ पर होगा। सिर्फ यही वाला होता तो इसका यहाँ पर होता। अब मैं कह रहा हूँ इस पूरे सिस्टम का कहाँ पर होगा? अब जहां तुम बोल रहे हो इसका सेंटर ऑफ मास, देयर इज नो मास एट ऑल, इसलिए वो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है।
समझ में आ गया? अगर वो तो रॉड से तुम्हें समझ में आ रहा था कि रॉड है, नहीं भी होती रॉड मान लो, लेकिन दो अलग अलग मासेस रखे हुए हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? उनके हाइपोथेटिकल सेंटर पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे मास होना जरूरी नहीं है। कुछ समझ में आई मेरी बात? ये तो यहाँ पर होगा इन दोनों का, ये जो लाइन होगी ना एक्सिस इन दोनों की, यहाँ पर होगा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास। वो रॉड आप लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल पूछता हूँ, बताते रहना फटाफट अब ये सारे एग्जाम्पल्स एक साथ ही। ये एक प्लेट है 10 kg की, बताना इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? इसी के पास होगा। यहाँ किसी ने एक प्लेट और लगा दी 10 kg की, अब बताओ कहाँ पर होगा? इनके बीच में होगा। एक प्लेट 30 की एक और लगा दी, अब एक रॉड डाल दी बीच में और यहाँ पर एक 10 kg की प्लेट लगा दी। अरे बताओ कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास इनका? थोड़ा इस तरफ होगा ना अभी भी। बताओ कहाँ से उठाना पड़ेगा ताकि पूरा सीधा उठे? अगर आपने बीच में से उठा लिया तो यहाँ वेट ज़्यादा है, 30 kg वेट है, वहाँ एक प्लेट है। कुछ समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास बड़ा मतलबी इंसान है, वो अपनी लोकेशन बार बार क्या करता रहता है? चेंज। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ गया? तो उसका मोशन पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लो आपने एक प्लेट और लगा दी यहाँ पर 10 kg की, अब क्या अब वो सेंटर पे है? अब यहाँ 3 प्लेट है तो यहाँ पर भी 3 प्लेट लगा रखी है हमने 10 kg की, अब ये सेंटर पे आ गया। सही है? कुछ समझ में आ रही है? तो सेंटर ऑफ मास को आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, और वो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। तो इट डिपेंड्स कि कहाँ पर मास ज़्यादा है, कहाँ पर मास कम है। क्लियर? तो आई थिंक ये एग्जांपल सही है आपको समझाने के लिए। एक प्लेट और लगा दी, फिर अब इधर चला गया, एक प्लेट और लगा दी, यहाँ 5 प्लेट्स लगा दी, तो अब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गया? अब इधर दोबारा शिफ्ट करना है, दो ऑप्शन है, या तो यहाँ 2 प्लेट और लगाओ या वहाँ से 2 प्लेट हटा दो। अरे क्लियर हो गया? तो आगे पीछे आप सेंटर ऑफ मास को कर सकते हो। जब बिल्डिंग्स बनती है ना बड़ी बड़ी, तो उनका सेंटर ऑफ मास का ध्यान रखा जाता है। सेंटर ऑफ मास इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन लार्ज बिल्डिंग। सबसे बड़ी दिक्कत ही सेंटर ऑफ मास की होती है। सेंटर ऑफ मास जरा सा भी शिफ्ट हो गया तो लॉन्ग टर्म में वो बिल्डिंग अनस्टेबल हो जाएगी, धीरे धीरे लीनिंग टावर ऑफ पीसा हो जाएगी। इटली में एक बिल्डिंग है जो लगातार टिल्ट हो रही है, राइट? वो तो खैर गिरी नहीं इसलिए वो एक रिमार्केबल है, वरना इतने एंगल 45 डिग्री पे तो कब की गिरी गई होती हो। ठीक है? तो बिल्डिंग्स अनस्टेबल क्यों हो जाती हैं? ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। ब्रिजेस होते हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, आपने देखा होगा, कभी नोटिस करना। आपने कभी देखा कोई फ्लाईओवर, जैसे बाहर मंदिर के आगे फ्लाईओवर है, कभी नोटिस करना है पिलर इतना सा होता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना गैप होता है, और फ्लाईओवर इतना बड़ा है। कभी देखते नहीं आप लोग इंजीनियरिंग कितनी बड़े स्केल पे दिल्ली में चल रही है? तो ये जो नीचे टावर पिलर तो इतना सही है, पिलर में भी गैप है, क्योंकि सोचो सिर्फ उन्हें उस इंजीनियर को सिर्फ क्या मेंटेन करना है? उसका सेंटर ऑफ मास। उसके बाद चाहे वो ब्रिज इतना चौड़ा लगा दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सेंटर ऑफ मास उसका, उस ब्रिज का अगर सेंटर ऑफ मास सही है तो वो स्टेबल ही रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कितना एरिया लिया है, यहाँ कितना एरिया लिया है। हाँ, अगर यहाँ से सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हुआ होगा तो फिर तो ये बनेगा ही नहीं। तो ये बहुत प्रिसाइज चीज़ें होती हैं। आर यू गेटिंग माय थिंग? इंजीनियरिंग का बेसिक कंसेप्ट है ये सेंटर ऑफ मास। एटम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस के पास होगा। सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? अच्छा, आपने एटम में बेटा पढ़ा भी होगा, न्यूक्लियस इज अ पॉइंट वेयर द होल पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम। शायद ये डेफिनेशन कभी पढ़ी हो आपने। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, क्या होता है पूरे एटम का? मास भी होता है। इज सेड टू बी कंसेंट्रेटेड। इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि सारा मास कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस के पास ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास का नाम में ही आंसर है वैसे तो सेंटर का मतलब है कि जहां पर पूरी बॉडी का मास इज सेड टू बी कंसेंट्रेटेड। आपको पता है वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग का नाम क्या? हाँ, अच्छा पता है? तो अच्छा, तो जो टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी थी वो एक ऐसे बनी थी बिल्डिंग वो। इसे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग की स्टोरी आप नेट पे देखना उसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस बिल्डिंग के बारे में। बुर्ज खलीफा की बात कर रहा हूँ। जो टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई गई थी वो ऐसे बनाई गई थी शुरू में, ये तो वो 900 कुछ मीटर पे बना दी उन्होंने, 970 आई थिंक मीटर उसकी हाइट है। तो इतने बड़ा जब टावर बन गया तो देवर वेरी हैप्पी कि यार ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी उन्होंने, पूरा बुर्ज बना दिया 970 मीटर का। ठीक है? एक फ्रांस का आर्किटेक्ट था ये बंदा जिसने बनाई थी। बेटा बीच में नाम बोलो तो मैं स्टोरी कंप्लीट करूं। तुम लोग तो एक्साइटेड तो ऐसे हो रहे जैसे बाहर शीशे तुम ही साफ करोगे इसकी जा जाके। सुन लो पहले। अब जब बना दी तो एक दिक्कत आई इस बिल्डिंग के अंदर छोटी सी।
जो सेंटर ऑफ मास था बिल्डिंग का वो सेंटर पे होना चाहिए था, वो सेंटर पे ना होकर थोड़ा सा इधर था। ध्यान से देखो, बताओ ये डिफेक्ट है बहुत बड़ा। बताओ इससे दिक्कत क्या होती है? क्योंकि अब होगा ये, जो ग्रेविटी होती है बिल्डिंग की वो सेंटर पे लगेगी तो बिल्डिंग की लाइफ लॉन्ग टर्म तक सही रहेगी, बट ग्रेविटी होती है mg। अब जो mg फोर्स है वो सेंटर पे ना लग के थोड़ा साइड में लग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक दिन में तो कुछ, एक दिन में तो नहीं गिरेगी, एक साल बाद में तो नहीं गिरेगी। धीरे धीरे अगर ये वेट लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा तो धीरे धीरे बिल्डिंग में टॉर्क डेवलप हो सकती है, राइट? कुछ सालों बाद हो सकता है बिल्डिंग में क्या आ जाए, टिल्टनेस आ जाए। और ये कोई रिमार्केबल भी नहीं है कि लीनिंग टावर पीछे की तरह ऐसी रहे, राइट? तो अब बन भी गई। अब उसने, उस इंजीनियर ने ये बात जो है लास्ट में रिवील करी। कह रहा है मुझे एक प्रॉब्लम है। उन्होंने पूछा उससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं बन गई ना? कह रहा हाँ बन गई है, लेकिन वो थोड़ा ट्रूथ है जा रहा। उसने कहा नहीं, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ है सेंटर ऑफ मास इसका। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के तो कानून बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने मरवा दिया उसको। कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सोच, वो तो सुनते ही नहीं कि आपने सही करो कुछ। फिर उन्होंने दोबारा एक आर्टिकल डाला कि अब बात यह है कि पैसा बहुत ज़्यादा लग चुका है, इस बिल्डिंग को गिरा सकते नहीं है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास हमें खिसकाना सेंटर पे वापस। तो उन्होंने एक और आर्किटेक्ट को हायर किया, एक और बंदे को हायर किया। तो उसने क्या किया, कह रहा मैं कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने यहाँ पर ना इस तरफ, अच्छा कहाँ खिसकाना है इसको, इधर खिसकाना है। तो उसने यहाँ पर एक और बुर्ज बना दिया, बुर्ज होता है टॉवर, तो उसने यहाँ पर एक टॉवर और लगा दिया ऐसे करके। समझ में आ गया? अब ये बताओ, इधर जब उसने लगा दिया तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉवर बन गया उससे भी, तो अब ये इधर ज़्यादा शिफ्ट हो गया। अब उन्होंने फिर उससे पूछा शेखों ने कि हाँ भाई कंप्लीट है? कह रहे नहीं, रुको रुको रुको, थोड़ा सा इधर चला गया ज़्यादा। अब इधर चला गया। अब ये हल्का सा इधर लाना था। अब हल्का सा लाने के लिए अब उसको लगाया मैं क्या करूँ, उसने यहाँ पर एक टॉवर और लगा दिया छोटा सा, मतलब पूरी बिल्डिंग है ये भी। समझ में आ गया? तो उन्होंने फिर वो टॉवर थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर का फर्क था उसके सेंटर ऑफ मास में, तो लास्ट में उसे कंपनसेट करने के लिए फिर उन्होंने एक टॉवर और लगाया यहाँ पर। तो आप जो देखते हो ना बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन, में भी आपने पिक्चर में देखा हो, वो डिज़ाइन नहीं है, वो डिफेक्ट है उसका। एक्चुअली वो टॉवर एक ही बनना था। वो जो साइड में एक्स्ट्रा टॉवर्स बनाए गए थे बाद में, वो उसके सेंटर ऑफ मास को सेट करने के लिए लगाए गए थे। बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है उससे, वरना एक दो साल बाद तो टॉवर वैसे ही नीचे नीचे रेत है, वहाँ पर रेत से टॉक बहुत जल्दी डेवलप होती। तुम भी कभी आर्किटेक्ट बनो तो इन बातों को ध्यान रखना, ये चैप्टर कैसे पढ़ने होते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं सारे, राइट? तो सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल है किसी भी बिल्डिंग के अंदर। कुछ समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? बेटा इस एग्जाम्पल में तुम्हें पूरा समझा दिया सेंटर ऑफ मास क्या होता है। समझ में आ गया? अब वो सेंटर ऑफ मास स्टेबल है, जब उन्होंने स्टेबल कर दिया तब उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन करी फिर बाद में कि अब सही है, अब कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया? और ये इतने ऊपर, तो ये ऊपर के फ्लैट तो खाली है, वहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, वो तो रह ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि 700 मीटर के बाद भी ज़्यादा बोल दिया, 600 मीटर के बाद तो ऑक्सीजन लेवल में फ़र्क पड़ जाता है। समझ में आ गया? वो तो बस शो पीस के लिए बना रखे उन्होंने इतनी ऊपर तक। चलो खैर, तो समझ में आ गया आपको सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है। सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करने के लिए हमें मास या तो अटैच करने पड़ेंगे, डिटैच करने पड़ेंगे। डिटैच कर नहीं पा रहे थे भाई, बुर्ज बन चुका था पूरा, तो अटैच ही करने पड़े थे उनको। इधर शिफ्ट हो गया तो इधर करा दिया, हल्का से इधर। अब वो आप नोटिस करना, उसका डिज़ाइन भी ऐसे ही है, इररेगुलर शेप बिल्डिंग्स है उसके दोनों तरफ। बाद में उन्होंने फिर यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, नीचे वो दुबई मॉल बना दिया और क्या क्या कर दिया नीचे। चलो खैर, समझ में आ गए? तो किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल है। अब फॉर्च्यूनर जैसी जो गाड़ियाँ होती हैं, एसयूवी है, इतनी हैवी गाड़ी हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास, अब इतनी बड़ी गाड़ी को बंदा चला रहा है लाइक, और उसका मतलब, इसका मतलब यहाँ तक इसकी हाइट है, यहाँ तक इसकी लेंथ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर होगा गाड़ी का। अब सोचो इतनी बड़ी गाड़ी का सेंटर ऑफ मास अगर बीच में है, ग्राउंड से इतनी ऊपर है, ये लेवल अगर इतनी ऊपर है इसका, पूरी गाड़ी अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसको नीचे लाने के लिए उन्होंने इतना लोहा डाला इसके अंदर, ऐसे लोहे की प्लेट्स डाली हुई दुनिया भर की इसके अंदर, ताकि बताओ यहाँ वेट ज़्यादा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा। सेंटर ऑफ मास शुड बी एट द, जितना नीचे हो उतनी गाड़ी स्टेबल चलेगी। तो गाड़ियों के अंदर भी कंसेप्ट करना पड़ता है, नीचे उसमें कितने सारे वो फाउंडेशन वाले बेस लगा रखे हैं उसमें, क्योंकि हाइट तो कम करेंगे नहीं, हाइट से तो शो बन रही है उसकी। अब ये ना यहाँ से काट देंगे, चलो मुंडी ऐसे करके चला लो, ठीक है? तो नीचे उसका सेंटर ऑफ मास नीचे करने के लिए दे हैव टू फिल द आयरन, तो पूरे में आयरन की वो कोटिंग्स करनी पड़ती हैं, ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर ना रहे गाड़ी का, कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। ग्राउंड लेवल के पास सेंटर ऑफ मास होगा तो गाड़ी स्टेबल रहेगी। अरे हर चीज़ में काम आता है सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया आपको सेंटर ऑफ मास क्या होता है?
लिखो इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, इट इज अ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल क्यों है समझ में आ गया? अब हाइपोथेटिकल वर्ड को समझाने के लिए मैंने कितने एग्जांपल दिया आज आपको, राइट? इट इज एन हाइपोथेटिकल को अंडरलाइन करना ध्यान से, इट इज एन हाइपोथेटिकल पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम, वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम, it is a hypothetical point where the whole mass of the system is said to be concentrated, is said to be, अच्छा said to be का मतलब क्या होता है? क्या सही में सारा मास उसी पॉइंट के ऊपर होता है या मान लेते हैं हम? समझ में आ गया? ऐसे लिखना ही है, इट इज एन हाइपोथेटिकल क्या लिखा? पॉइंट, पॉइंट है वो एक पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिडर्ड एंड एक बात और लिख लो, एक बात और थी यहाँ पे बड़े काम की, एंड इफ वी अप्लाई फोर्स एट दैट पॉइंट, याद आ रहा है कुछ? अगर हम उसी पॉइंट पे धक्का मारेंगे, खुद ही बनाना सीखो इनको, एंड इफ वी अप्लाई फोर्स एट दैट पॉइंट द होल सिस्टम विल मूव, द होल सिस्टम विल मूव इन अ कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन, सीधा जाना चाहिए ना आगे, द होल सिस्टम विल मूव इन अ ट्रांसलेटरी मोशन। वो शुरू वाला एग्जांपल याद आ रहा है, रॉड वाला? अगर आप यहाँ धक्का मार दोगे तो रॉड टिल्ट हो जाएगी, यहाँ धक्का मारेंगे रॉड टिल्ट हो जाएगी, बट रॉड शुड गो स्ट्रेट। तो ऐसा पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। मैंने बड़े प्रिसाइज वे में डेफिनेशन लिखवा दी आपको, बहुत गंदे गंदे कंसेप्ट हैं इसके अंदर, बट ये दोनों पॉइंट्स लिख देना एग्जाम में आप। अब आगे लिखो एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास, हेडिंग लिखो जल्दी से, एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास, एक्सप्रेशन फॉर, हेडिंग है पूरी है, एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास। केस वन फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास के अंदर भी कई केस हैं। केस वन है फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब होता है, ये डायग्राम जाना है बेटा आपको, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, अरे कोई भी मास है m1, यहाँ पर एक और पार्टिकल है जिसका मास कितना है m2। कैन यू सी द टू पार्टिकल ऑन द प्लेन? प्लेन मतलब xy प्लेन। कौन बताएगा m1 कितनी दूर है ओरिजिन से? हाउ फार m1 इज फ्रॉम द ओरिजिन? ओरिजिन पता ये होता है, ओरिजिन पता ही होता है, ओरिजिन से कितनी दूर है? तो उसके लिए एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ r1। r1 ले लिया मैंने क्योंकि m1 का पोजीशन वेक्टर है वो। ऐसे ही बताना m2 का निकालना हो तो यहां बनेगा, दिस इज कॉल्ड r2 वेक्टर। कोई बताएगा इन दोनों मास का बेटा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? बताओ, गैस करो कहां पर होगा? अरे भाई इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके डॉटेड लाइन से। क्या इन दोनों पार्टिकल्स का थोड़ा बड़ा कर देते हैं इनको, क्या इसका सेंटर ऑफ मास, इसका तो यही होगा, इस वाले का यही होगा। बात है इस पूरे सिस्टम कहां पर होगा? इस लाइन के यहां पर कहीं होगा। अब जरूरी नहीं सेंटर पे ही हो। अगर m2 बड़ा है, इफ m2 इज अ बिट हैवियर, तो थोड़ा सा इधर किसका होगा? मतलब ये आदमी हो। अगर m1 हैवियर है तो उधर, लेकिन अगर दोनों इक्वल है तो ऑलमोस्ट कहीं बीच में होगा। कैन यू से ये वो पॉइंट है, ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है। और जिसको तुम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हो वहां कोई मास नहीं है। अरे मान लेते हैं ये बेंच है, ये बेंच है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? लेकिन जहां तुम बोल रहे हो वहां तो कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। एक ही बेंच का निकालना हो, खाली एक ही बेंच का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो उसी के सेंटर पे होगा, राइट? तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं होगा। अब जो जिसको तुम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हो उसका भी तो एक पोजीशन वेक्टर होगा, तो उस पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर बोलते हैं। डू यू रिमेंबर बेटा, मैंने आपको शुरू में कहा था आर वेक्टर सिंबल लिखने से। तो सेंटर ऑफ मास कोई मास नहीं है, पहली बात तो वो एक लोकेशन है, तो लोकेशन को पोजीशन वेक्टर से शो करना है। डायग्राम में समझ में आ रहा है आर वेक्टर का मतलब क्या था? यहाँ पर r1 किसकी पोजीशन है जल्दी बताओ? m1 की। r2 किसकी पोजीशन है? m2 की। लेकिन r किसकी पोजीशन है? उन दोनों का जो सेंटर जहां भी होगा उसकी लोकेशन है वो। समझ में आ गया? तो आप यहां लिख दो r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन क्या? वेक्टर ऑफ, पूरा लिख देते हैं, ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर, कितने पार्टिकल्स थे टोटल यहां पर?
फॉर टू पार्टिकल्स का एक सिस्टम था हमारे पास, ये फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। और आर का जो फॉर्मूला यहां बनता है वो आपको डायरेक्ट याद करना है बेटा, m1, ध्यान सुन लो कैसे याद करना है ये, m1 मल्टीप्लाई उसी का पोजीशन वेक्टर प्लस अगला बोलो m2 मल्टीप्लाई बाई और डिवाइड कर देना है टोटल मास से, m1 प्लस m2। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डायग्राम लेकिन बनाना है, सारी बातें लिखनी है, तब फॉर्मूला नोट करना है। क्लियर हो गया पहला केस। कभी भी दो पार्टिकल्स दिए आपको, कोई भी दो पार्टिकल्स दिए हैं तो दोनों का मास, दोनों का पोजीशन वेक्टर इनटू करके डिवाइड करना नेट मास से, तो उसकी लोकेशन आएगी जो उसका सेंटर ऑफ मास है। केस 2 लिखो, जो लोग कर चुके हैं खाली मत बैठो। सिमिलरली केस 2। अच्छा, क्या साइंस में दो ही पार्टिकल होते हैं क्या? कितने भी हो सकते हैं। अब लिखेंगे फॉर n पार्टिकल सिस्टम, कितने भी हो सकते हैं ना, 3 4। बोलो सर आपने 3 क्यों नहीं करा रहे, आप 2 के बाद यहाँ लिखा ना फॉर 2 पार्टिकल्स, तो 2 के बाद अब 3 4 ऐसे थोड़ा ना करते रहेंगे, अब सीधा लिखते हैं कितने भी हो सकते हैं पार्टिकल्स आगे। फॉर लिखो केस 2 लिखो फॉर n पार्टिकल सिस्टम, n का मतलब एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर 2 पार्टिकल्स था ना ये, सो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज केस 2 फॉर n पार्टिकल सिस्टम। इसके नीचे लिखो एज वी नो फॉर 2 पार्टिकल्स। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला निकाला है बच्चों, याद है वो, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये निकाला है अभी फॉर्मूला दो पार्टिकल्स के लिए। लेकिन अगर हमें यही फॉर्मूला एक्सटेंड करना हो फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, n मतलब कोई भी n का मतलब हो सकता है 5 पार्टिकल है, 6 पार्टिकल है, 7, कितनी भी हो सकते हैं, फॉर n नंबर पार्टिकल्स के लिए, तो बताओ r ऑफ पोजीशन वेक्टर का आंसर क्या आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4। यही करते रहोगे आगे तक, शीट मांगते रहोगे क्या करोगे 50 शीट, वो सब इंप्रेस हो रहे हैं क्लासरूम में सबकी, यार बच्चा बहुत पढ़ रहा है अरे मेरा कहने का मतलब भाई इतना मत लिखा करो, ऐसे रुक, अरे रुक जाओ, इसको ऐसे दिखाते हैं, अप टू लास्ट में टर्म आएगी mn rn। ये पता आपको हाउ टू राइट ऑल दिस थिंग्स, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कैसे दो का निकाल के उसको एक्सटेंड करते हैं, राइट। अब वो डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल, सोलर सिस्टम का लगाना है, सोलर सिस्टम के लिए लगाना ही है, कितनी बार लगाना पड़ेगा, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम प्लैनेट्स कितने, यही तो पूछ रहा हूँ, 8 है, तो 8 बार लगाना पड़ेगा, तो m8 r8। और सबका जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करना पड़ेगा, सन से। समझ में आ गया, हर एक प्लैनेट का मास, हर एक का डिस्टेंस। क्वेश्चन आया था ये IIT में एक बार कि व्हाट इज द सेंटर, ऑब्टेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम। सबके प्लैनेट्स के मास दिए हुए थे और हर एक का रिस्पेक्टिव डिस्टेंस दिया हुआ था ऑर्बिट का फ्रॉम द सन। अरे कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। जैसे पहला प्लैनेट कौन सा हमारा, मरकरी, मरकरी का मास, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगला कौन सा, वीनस का मास, उसका डिस्टेंस। ऐसा 8 बार लगाना पड़ेगा, नीचे सबका मास ऐड कर दिया, आंसर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास सन पे नहीं आ रहा था, वो चांस की बात है, क्योंकि सन पे मास नहीं था, वो मास हमारे सोलर सिस्टम का वीनस के आसपास है कहीं पर। रीजन क्या है, क्योंकि सन इज अ गैशियस थिंग। अरे सन तो गैस का बना हुआ है ना, हाइड्रोजन का तो बना ही हुआ है, वो तो हैवी नहीं है। वो जो और प्लैनेट्स हैं लाइक यूरेनस, सैटर्न वगैरह, वो हैवी प्लैनेट्स। चलो छोड़ो, समझ में आ गया मतलब कैसे लगाना है फॉर्मूला ये वाला। अभी आप फॉर्मूला नोट कर लो आराम से। दिस इज अवर फॉर्मूला नंबर 2 फॉर कितने पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला ये, n पार्टिकल्स के लिए, राइट। इसके नीचे लिखो केस 3, केस 3 भी है इसके नीचे, हेडिंग लिखो केस 3, केस 3। केस 3 इज, डोंट टॉक प्लीज,
सेंटर ऑफ मास, हेडिंग आराम से लिखो, सेंटर ऑफ मास फॉर कार्टेशियन, आपको पता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आसान भाषा में, तुम्हारी भाषा में, ये लो यार, एक्स वाई जेड, इन्हीं को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जिनको तुम आज तक बोलते हो ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन्हीं को कार्टेशियन बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये तीसरा केस है, राइट? इसका अलग फॉर्मूला बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि इफ़ यू डोंट नो बेटा, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है जेड एक्सिस। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का आंसर निकालना है अलोंग किसके लॉन्ग? एक्स के लॉन्ग, तो हमें लेना पड़ेगा m1 x1, r1 ले रहे थे ना यहाँ पर हम, याद है r1 लेते थे यहाँ पर, अगला m2 x2 अप टू जितने भी पार्टिकल्स हैं mn xn डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम m2 अप टू mn। मतलब ये है सेंटर ऑफ मास किसके लॉन्ग निकाला है हमने, ये अलोंग x। आई होप आप लोग ऐसे दो फॉर्मूले और खुद लिख सकते हो, कुछ नहीं करना, जहाँ x लिखा था वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y लिखोगे वहाँ z आ जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाल के दो अलोंग कौन सी एक्सिस पे, y के लॉन्ग निकालना हो, तो वहाँ x मत लो, z ही मत लो, r ही मत लो, r तो पोजीशन वेक्टर है, सारे कोऑर्डिनेट्स फिर y के लेंगे। न्यूमेरिकल्स में ये बात काम आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है? आज तो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके। तो यहाँ लिख दो m1 y1 m2 y2, मास थोड़ा ना होता y और उसके, मास तो मास ही रहेगा, सिर्फ एक्सिस को चेंज करना है आपको यहाँ पर, प्लस अप टू mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू mn। सिमिलरली अगर आपको पोजीशन वेक्टर का आंसर निकालना है अलोंग z एक्सिस, इसके लॉन्ग निकालना है सेंटर ऑफ मास का आंसर, तो m मतलब एक ही फॉर्मूला है ये, तुम अभी तक एक बात समझ नहीं पा रहे हो, फॉर्मूला वही है, बस कहां पर कैसे लगाना है, बस ये आपको केसेस बना के समझा रहा हूं मैं, राइट? फॉर्मूला तो वही है, थीम तो वही है, फॉर्मूले के ऊपर m1 इंटू डिस्टेंस आता है, नीचे सारे टोटल मास आता है, फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, फॉर्मूला सेम है, बट प्रेजेंट करने का तरीका सीखो। यहां आ जाएगा m2 z2 m2 z2, ऐसे करते करते mn zn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू mn। तो तीन फॉर्मूले और होते हैं सेंटर ऑफ मास के फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से भी। लास्ट केस, चार केस हैं इसके, अरे ये खत्म हो गया, अगला केस है ये, जल्दी। फोर्थ केस क्वाइट इजी, केस नंबर 4, सेंटर ऑफ मास फॉर अ वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म, एक ही बात होती है, हाँ कैलकुलस, शाबाश, किसने बोला था ये? वेरिएबल सुनते ही जिसके दिमाग में कैलकुलस आ जाता है ना, वो बच्चा फ्यूचर में जेई नीट निकालने के कम से कम कैपेबल है। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब भी कोई चीज़ एक बार में ना आ रही हो, यूनिफॉर्म चीज़ें खत्म हो जाए ना, जब कोई चीज़ कभी कम है कभी ज़्यादा है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो वहाँ कैलकुलस काम आती है, राइट? तो सेंटर ऑफ मास फॉर अ वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आई होप आपको नाम से समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटा, जो दुनिया में रॉड्स वगैरह होती हैं, क्या वो बराबर है कि सेम साइज़ की हो? नहीं, कई जगह मास ज़्यादा होता है, कई जगह कम होता है। तो इस तरह की बॉडीज़ भी तो हो सकती हैं, लाइक ऐसे कोई मान लो लकड़ी का कोई, अरे कुछ भी बना लो जो मन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मास तो है ही नहीं है। अरे लकड़ी कहीं से आपको मिल गई टेढ़ी मेढ़ी, कहीं से ऐसी थी, ठीक है? अरे कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी पार्टिकल, जिगजैग कुछ भी बना दो, ठीक है? अब इसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो तो यहाँ बेटा जो फॉर्मूले इससे पहले लिखे हैं सारे फेल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो तब तक काम करते हैं जब तक तमीज़ से मास फैलाओ। अब बदतमीज़ी हो रही है यहाँ, तो समझ में आ रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा कौन सा m1 है कौन सा m2 है। तो यहाँ पर ये काम करते हैं,
यहाँ ये कर लेते हैं भाई, जब पूरा समझ नहीं आ रहा ना तो इसका ये छोटा, हाँ शाबाश, कहते हैं ना बड़े काम बस में ना हो तो छोटे कामों से शुरुआत करनी चाहिए, इसको बोलते हैं dx। और इस dx का जो मास आएगा वो कितना आएगा, dm। dm क्या है, एक पोर्शन लिया मैंने छोटा सा इसका, जैसे वर्क पावर एनर्जी में था ना वो एफ डॉट डी एक्स कर रहे थे हम, बाद में लिमिट्स लगा देते थे। लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगा रहे थे, वहाँ पर x1 to x2। तो ये इन बातों को समझ लो, कितना याद कर लोगे तुम इनको। कंसेप्ट वही होता है, जब रेगुलर नहीं है वो चीज़, क्या है, बार बार चेंज हो रही है, तो पूरा तो एक बार में नहीं आएगा, तो हमें पहले स्मॉल मास निकालना पड़ेगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अभी बताओ ना, क्या बताया मैंने, मास इनटू dx अपॉन नेट मास, और dx की लिमिट्स लगा दो फ्रॉम x1 to x2। मान लेते हैं यहां पर हमारा x1 आ रहा है लिमिट, और यहां तक कितनी आ रही है, x2। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये भी वही फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला वही है, m1r1 m2r2 m3r3। अब सबका एक बार में तो आ नहीं रहा, तो हमने स्मॉल m स्मॉल x ले लिया। अरे छोटा मास इतना सा पार्ट ले लिया ना हमने, खाली इतना सा, तो इसके अंदर कितना मास है यहाँ लिख दिया, इसका साइज कितना है यहाँ लिख दिया। और पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, x1 से लेकर x2 तक। किसी ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, सर सारा सही है, डी आपने हर जगह लगा दिया, नीचे वाले में डी क्यों लगाया, यहाँ नेट क्यों लिख दिया। भाई पूरी रॉड का ये जो भी लकड़ी का जो भी है, ये नेट मास तो सेम ही रहेगा इसका, उसको m1 m2 करने की जरूरत नहीं है ना, नेट मास तो नीचे सेम ही रहेगा। तो देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास के करने के कंसेप्ट्स कितने हैं, 4 केस हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी का जेई तक। जब भी सेंटर ऑफ मास आएगा ये चारों कंसेप्ट पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे सेंटर ऑफ मास के। क्लियर हो गया, आज हमने कोई क्वेश्चन नहीं करे, आज हमने कोई कंसेप्ट समझाया सेंटर ऑफ मास का। हेडिंग लिख के जाओ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट क्लास के लिए। और वर्क पावर एनर्जी बेटा पर चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो दिस सैटरडे 4 to 5। नेक्स्ट टेस्ट वर्क एनर्जी एंड पावर, पहले बता रहा हूं ये बात। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा आपको रिकॉल दे देता हूं, सेंटर ऑफ मास के 4 केसेस का देना बहुत जरूरी है। पहला केस था, बताओ हेडिंग पढ़ना जरा सारे केसेस की, मैं आती आपसे पूछूंगा सेंटर ऑफ मास के 4 केस कौन कौन से होते हैं, बोलना 2 पार्टिकल्स वाला। फिर अगला केस कौन सा आता है, एन 2 और एन में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, 2 का फॉर्मूला खींच दिया आगे तक। तीसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, तीनों फॉर्मूले सेम ही है वो, उसमें r1 की जगह x1 आ जाएगा, r1 की जगह y1 आ जाएगा, r1 की जगह z1 आ जाएगा। लास्ट वाला भी वही है, बट उसमें हम स्मॉल मास स्मॉल डिस्टेंस लेकर इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि भाई पूरा निकालना हमारे बस की बात नहीं है, राइट। तो वेरिएबल जब चीज़ें होती है तो इंटीग्रेशन लिमिट्स का कंसेप्ट पढ़कर आना, चारों फॉर्मूले पढ़कर आना। और वो टर्म्स पूछ लूँगा किसी बच्चे से रैंडमली में, बेटा चल रही है क्लास अभी, बाद में दिखा दिए इंस्टाग्राम के आपने ये प्रोफाइल इसको, चलो जाओ। और वर्क पावर एनर्जी पढ़ना